हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पुनीत रावत और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिविल और मैकेनिकल दोनों ही ब्रांचेज में हर साल लगभग इससे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड की। वो सारे फ्लूइड्स जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं उन्हें न्यूटोनियन फ्लूइड कहा जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को डिस्कस किया था, जहाँ से हमें एक इक्वेशन मिली थी टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, जहाँ पर टाउ था शेयर स्ट्रेस, म्यू था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और डी यू बाई डी वाई था वेलोसिटी ग्रेडियंट या फिर डिफॉर्मेशन। अगर इस इक्वेशन को हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो टाउ हमारे y के इक्विवेलेंट हो जाएगा, म्यू m यानी कि स्लोप के इक्विवेलेंट हो जाएगा और डी यू बाई डी वाई एक्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा और c हो जाएगा 0। और इसको अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। c 0 होने का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होगी। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब होता है कि स्लोप कांस्टेंट होना। जो बेसिकली न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं उनमें स्लोप यानी कि म्यू कांस्टेंट होता है। विस्कोसिटी एक्चुअली क्या है उसको हम एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास दो फ्लूइड हैं, एक वाटर और एक ब्लड। जो वाटर है वो बहुत जल्दी जल्दी फ्लो हो रहा है, जबकि जो ब्लड है वो बहुत धीरे धीरे फ्लो हो रहा है। तो जो फ्लूइड जल्दी फ्लो हो रहा है इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी कम है, और जो देर में फ्लो हो रहा है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे हमारे पास तीन फ्लूइड हैं एक्स, वाई और जेड, तो इन फ्लूइड्स को विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए। जिस लाइन का स्लोप जितना ज़्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी, और जिस लाइन का स्लोप जितना कम होगा उसकी विस्कोसिटी भी कम होगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्लोप है एक्स का, तो एक्स की विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। देन सेकंड नंबर पर y का स्लोप है तो उसके बाद y की विस्कोसिटी होगी, और सबसे कम स्लोप z का है तो सबसे कम विस्कोसिटी z की होगी। जितने भी हमारे इंजीनियरिंग फ्लूइड्स हैं, एयर, वाटर, ऑयल, मर्करी, ग्लिसरीन एटसेट्रा, ये सारे हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की। कुछ फ्लूइड ऐसे भी थे जिनकी विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं थी और वो शेयर स्ट्रेस और टाइम के साथ साथ चेंज हो रही थी। तो इन फ्लूइड्स को कहा गया नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, क्योंकि ये सारे फ्लूइड्स न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं कर रहे थे, इसलिए इन फ्लूइड्स पे न्यूटोनियन फ्लूइड्स की इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं थी। तो इन फ्लूइड्स के लिए ओस्टवाल्ड डी वेल एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक इक्वेशन दी टाउ इज इक्वल टू ए डी यू बाई डी वाई की पावर n प्लस टाउ नॉट, और इस इक्वेशन को कहा गया पावर लॉ मॉडल, जहाँ पर उन्होंने ए को कहा कंसिस्टेंसी इंडेक्स, एन को कहा बिहेवियरल इंडेक्स और टाउ नॉट को कहा इनिशियल या फिर थ्रेशोल्ड शेयर स्ट्रेस। लेकिन इस पूरी इक्वेशन में मेन रोल था एन का, जिसकी वैल्यू से हमें पता चल रहा था फ्लूइड के बिहेवियर का। और इस इक्वेशन से हमें उन सारे फ्लूइड्स को समझने में मदद मिली जिनकी विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एन डी यू बाई डी वाई है और उनमें से हमने एक डी यू बाई डी वाई को हमने बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास बचेंगे एन माइनस वन डी यू बाई डी वाई, यानी कि इक्वेशन हो जाएगी टाउ इज इक्वल टू ए डी यू बाई डी वाई की पावर एन माइनस वन इंटू डी यू बाई डी वाई प्लस टाउ नॉट। और इस इक्वेशन को अगर हम न्यूटोनियन फ्लूइड की इक्वेशन से कंपेयर करें, यानी कि टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, तो टाउ और डी यू बाई डी वाई तो सेम हो जाएंगे। जो म्यू है उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा ए डी यू बाई डी वाई की पावर एन माइनस वन, और जो ये टर्म है इसको हम डायनेमिक विस्कोसिटी तो नहीं कह सकते क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए इस टर्म को नाम दिया गया अपैरेंट विस्कोसिटी, और इसको डिनोट किया जाता है म्यू ए पी आर से। तो बेसिकली 5 टाइप के फ्लूइड हमें ऐसे देखने को मिले जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं। पहला था डायलेटेंट फ्लूइड, दूसरा था स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, तीसरा था बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड, चौथा था थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड और पांचवा था रियोपैक्टिक फ्लूइड। तो अब बात करते हैं डायलेटेंट फ्लूइड की। तो कुछ फ्लूइड हमें ऐसे देखने को मिले जिनमें हम जैसे जैसे शेयर स्ट्रेस बढ़ाते हैं वैसे वैसे उनकी विस्कोसिटी भी बढ़ती है, और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। इन फ्लूइड्स को नाम दिया गया डायलेटेंट फ्लूइड, क्योंकि शेयर स्ट्रेस के बढ़ाने से इन फ्लूइड्स की विस्कोसिटी भी बढ़ रही थी,
यानी कि ये थिक होते जा रहे थे, थिक यानी कि गाढ़े होते जा रहे थे। तो इसीलिए इन फ्लूइड्स को शियर थिकनिंग फ्लूइड्स भी कहा जाता है। इनको हम वीडियो के माध्यम से समझते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि एक बॉल में हमने फ्लूइड को रखा है और उसके ऊपर हमने गोल्फ बॉल को धीरे से रख दिया और वो अपने वेट के कारण फ्लूइड में धीरे धीरे डूब गई। अब दूसरी वीडियो को देखते हैं। यहाँ पर हमने उसी बॉल को जोर से फ्लूइड पर फेंका तो क्या हुआ, बॉल फ्लूइड में डूबने के बजाय फ्लूइड से टकराकर बाउंस हुई और उसके बाद फिर फ्लूइड में डूबी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने बॉल को फ्लूइड के ऊपर आराम से रखा था तब बॉल ने अपने वेट के कारण हल्का हल्का शियर स्ट्रेस अप्लाई किया और फ्लूइड में डूब गई। यहाँ पर फ्लूइड जो है वो नॉर्मल फ्लूइड की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन जब हमने बॉल को फ्लूइड पर जोर से फेंका तब बॉल के कारण फ्लूइड पर हाई शियर स्ट्रेस अप्लाई हुआ और इस हाई शियर स्ट्रेस के कारण जो फ्लूइड की विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो गई, जिसके कारण बॉल फ्लूइड से टकराकर बाउंस हुई। इस टाइप के फ्लूइड के एग्जांपल हैं वॉल पुट्टी, बटर, वेट सैंड, राइस स्टार्च एटसेट्रा। अब बात करते हैं स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड की। डायलेटेंट फ्लूइड के अपोजिट कुछ फ्लूइड्स ऐसे भी हैं जिनमें जैसे जैसे हम शियर स्ट्रेस बढ़ाते हैं उनकी विस्कोसिटी कम होती जाती है, और ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब n की वैल्यू लेस देन 1 होगी। क्योंकि शियर स्ट्रेस बढ़ाने के साथ इन फ्लूइड्स की विस्कोसिटी कम होती जाती है, यानी कि ये थिन होते जाते हैं, पतले होते जाते हैं, इसीलिए इन फ्लूइड्स को शियर थिनिंग फ्लूइड्स भी कहा जाता है। इन फ्लूइड्स को वीडियो के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर जो केचप है वो धीरे धीरे फ्लो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हम कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसी केचप पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो वो तेज़ी से फ्लो होने लगेगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। या इसके अलावा एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। कंडेंस मिल्क आपने घरों में देखा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मली जो फ्लूइड है वो बहुत धीरे धीरे निकल रहा है, लेकिन जब हम उसको ज़ोर से शेक करते हैं तो वो तेज़ी से निकलने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे हम शेक करते हैं तो वैसे वैसे उस पर प्रेशर अप्लाई होता है, और प्रेशर अप्लाई होने के कारण जो फ्लूइड है वो थिन होता जाता है, उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती जाती है। तो बेसिकली जो स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड है उसके एग्जांपल हैं केचप, कंडेंस मिल्क, सिरप, पेंट एटसेट्रा। तो अब बात करते हैं बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड की। तो बेसिकली इन फ्लूइड्स को इनिशियली डिफॉर्म करने के लिए हमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड होता है, और उस मिनिमम अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस को कहा जाता है थ्रेशोल्ड शियर स्ट्रेस, यानी कि टाउ नॉट जो है हमारा थ्रेशोल्ड या फिर इनिशियल शियर स्ट्रेस है। और एक बार ये फ्लूइड डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके बाद ये न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करने लगते हैं, और यहाँ पर n की वैल्यू होगी 1। एक बार ये फ्लूइड डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जैसे जैसे हम शियर स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे ये डिफॉर्म होते जाते हैं, और यहाँ पर भी हमें न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। इस टाइप के फ्लूइड के एग्जाम्पल हैं टूथपेस्ट, चॉकलेट, क्ले, स्टार्च एटसेट्रा। आपने अपने घरों में देखा होगा जब आप टूथपेस्ट निकालते हैं तो आप अपने हाथों से उस पर प्रेशर देते हैं। एक बार टूथपेस्ट बाहर निकलना शुरू हो जाता है, उसके बाद जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हो वैसे वैसे टूथपेस्ट बाहर निकलता जाता है। बात करते हैं टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स की। जो नॉर्मल फ्लूइड्स होते हैं उनकी विस्कोसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है, यानी कि टाइम के साथ उनकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होती है। लेकिन दो टाइप के फ्लूइड ऐसे भी हैं जिनकी विस्कोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज होती जाती है। अगर किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है तो उन फ्लूइड्स को कहा जाता है रियोपैक्टिक फ्लूइड, और इसके एग्जांपल हैं जिप्सम पेस्ट, पीओपी। कभी आपने अगर हॉस्पिटल में देखा होगा जब किसी के हाथ या पैर में फ्रैक्चर आ जाता है तो उस पर पीओपी लगाया जाता है। तो पीओपी जब वेट कंडीशन में होता है इनिशियली ये काफ़ी सॉफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद ये हार्ड होने लगता है। तो बेसिकली जब ये सॉफ्ट था तो यानी इसकी विस्कोसिटी कम थी, लेकिन जब ये हार्ड हो जाता है तो इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। उसी प्रकार अगर किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है तो उन फ्लूइड्स को कहा जाता है थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड, और इसके एग्जांपल हैं लिपस्टिक और आइसक्रीम। आपने आइसक्रीम को देखा होगा, इनिशियली ये सॉलिड होती है लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद ये पिघलने लगती है और इसकी विस्कोसिटी कम होने लगती है। उसी प्रकार आपने लिपस्टिक को देखा होगा, जब गर्ल्स लिपस्टिक लगाती हैं तो ये काफ़ी थिक होती है और धीरे धीरे ये फेड होने लगती है। तो बेसिकली फेड क्यों होती है? क्योंकि इसकी विस्कोसिटी धीरे धीरे कम होती रहती है।
अब बात करते हैं रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स की। तो रियोलॉजी बेसिकली क्या होती है? रियोलॉजी एक ब्रांच होती है जिसमें हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की स्टडी करते हैं। तो एक बार इस ग्राफ में सारे फ्लूइड्स को एक साथ देखते हैं। आपको पता होगा एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो एक्स एक्सिस पे मैंने आइडियल फ्लूइड रखा है। तो आइडियल फ्लूइड में बेसिकली क्या होता है, इनको डिफॉर्म करने के लिए कोई शियर स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि ये बिना शियर स्ट्रेस के भी डिफॉर्म होते रहते हैं। जबकि वाई एक्सिस पे मैंने रिजिड बॉडीज लिखा है, क्योंकि रिजिड बॉडी पे अगर आप कितना ही शियर स्ट्रेस अप्लाई कर दो ये डिफॉर्म नहीं होते हैं। ये लाइन है न्यूटोनियन फ्लूइड की। तो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए स्लोप कांस्टेंट होता है। तो स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब है कि विस्कोसिटी इनकी कांस्टेंट होती है। ये ग्राफ आपके डायलेटेंट फ्लूइड का है। तो डायलेटेंट फ्लूइड में क्या होता है, जैसे जैसे हम शियर स्ट्रेस बढ़ाते हैं वैसे वैसे इनकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज होती जाती है। जबकि इसके अपोजिट स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स की विस्कोसिटी शियर स्ट्रेस बढ़ाने के साथ डिक्रीज होती है। उसी प्रकार जो बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड होते हैं उनके लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस की ज़रूरत होती है उनको डिफॉर्म करने के लिए, और उसके बाद उनका स्लोप कांस्टेंट होता है। यानी कि उसके बाद एक बार वो डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जैसे जैसे हम शियर स्ट्रेस बढ़ाते हैं वैसे वैसे उनमें डिफॉर्मेशन भी बढ़ता जाता है। उसके अलावा जो थिक्सोट्रॉपिक और रियोपैक्टिक फ्लूइड है इनको भी मिनिमम अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड होता है, लेकिन ये दोनों फ्लूइड्स टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड भी हैं। जो थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड हैं उनकी टाइम के साथ साथ विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, जबकि जो रियोपैक्टिक फ्लूइड हैं उनकी विस्कोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती जाती है। इसी के साथ आज के लेक्चर में समाप्त करता हूँ। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ गुड डे।